एट व्हाट प्लेस? चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। पर शॉर्ट में पढ़ाएंगे हर चीज। बस चलो सेटल डाउन, सेटल डाउन। चलो सो इट्स ऑल राइट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट। जो भी अभी पेंडिंग है वो पढ़ा दिया जाएगा, नॉट इशू, डिस्कशन हो गया एंड पढ़ना तो है, पहले पढ़ो बाद में पढ़ो, इट्स ऑल राइट। बट फिर भी मेरे एंड पर मैं चाहूंगा कि आज जाकर के घर पर आप एक बार एटलीस्ट उसको टेक्स्ट बुक में एक बार रीड कर लीजिए, एटलीस्ट स्लाइड्स में एक बार फिर से रीड कर लीजिए। यू शुड हैव अ वेरी बेसिक एंड फेयर आइडिया। क्रॉस द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ऐसे में क्वेश्चन बन सकता है फिल्म्स में, और वो क्वेश्चन फिर आपसे फिलॉसफी और उसके कुछ बेसिक फीचर्स पर मैचिंग के लिए पॉइंट्स पूछ सकता है। सो बी वेयर इन दैट एस्पेक्ट। नेक्स्ट आता है एक एक पर्सनालिटी के एस्पेक्ट में कि उनसे हम क्या सीखते हैं और उसे हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं एथिक्स के पेपर में। जैसे कि आपसे पूछा जाए भाई रामायण महाभारत के कैरेक्टर से आप क्या सीखते हो, तो श्री राम जी से हम क्या सीखते हैं, जनरल चीजें, कुछ भी ऐसी चीजें जो तुम नहीं जानते लेकिन कॉन्शियसली माइंड में बिठाना जरूरी है, एक बार देख करके प्रिपेयर करके जाओ ताकि एकदम याद आ जाए। जैसे कि श्री राम से हम गवर्नेंस के एस्पेक्ट में क्या सीखते हैं, क्वेश्चन हो सकता है गवर्नेंस पर है लेकिन एग्जांपल आप श्री राम जी करेंगे माइथोलॉजी से, और आप बोलेंगे कि भाई वो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की बात करते थे। प्लस आप यहाँ पे बोलेंगे कि रोल ऑफ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन पर आप गवर्न कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंस ओवर फैमिली उन्होंने पब्लिक को दी है। ये हम श्री राम जी से सीखते हैं। बिल्कुल पर्सनल बेनिफिट के लिए ना यूज करना अपनी पोजीशन को, बल्कि उसको यूज करना आप वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए। तो आप किसी केस स्टडी में नहीं फंसेंगे कि लोग इंपॉर्टेंट हैं, आप इंपॉर्टेंट हो, तो आप बोलोगे देखो मैंने यहाँ पर महाभारत में श्री राम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से ये सीखा है कि गवर्नेंस, पब्लिक वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल गेन से, जैसा उन्होंने रामायण में किया मैं भी यहाँ पर। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अपने पॉइंट को वैलिडेट कर रहे हो यूजिंग एन एग्जांपल। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैं इसे एडवांस से पढ़ा रहा हूं ताकि जब केस स्टडीज वगैरह आएंगे और आगे भी टॉपिक जब चलेंगे यहाँ से आप एग्जांपल कुछ जानते हो ऑलरेडी। और ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि कुछ टॉपिक्स आपके मिसिंग थे। मुझे इसका थोड़ा आइडिया होता तो शायद मैं फर्स्ट क्लास यहाँ से शुरू करता। ठीक है, इट्स ऑल राइट, बट हम स्टिल अगली स्टेज पर है। अच्छा है, हम अभी सीख रहे हैं। फ्रेंडशिप, उन्होंने हनुमान जी को सबऑर्डिनेट ना समझ करके उन्हें अपना दोस्त समझा था। राइट, उन्होंने हमेशा उन्हें गले लगाया था। जबकि वो आप फोटोग्राफ्स में देखेंगे तो हनुमान जी को आप देखेंगे कि वो उनके पैरों पे ऐसे करके बो करके बैठे होते हैं। जनरली कुछ फोटोग्राफ्स में देखेंगे जहां पूरी फैमिली की फोटो होती है तो हनुमान जी को दिखाया जाता है कि वो श्री राम जी के सामने बो करके बैठे, पर यहाँ पर वो हनुमान जी को अपना फ्रेंड मानते थे, सबऑर्डिनेट नहीं। तो आपका क्वेश्चन जब सबऑर्डिनेट, सिविल सर्वेंट का सबऑर्डिनेट रिलेशन ऐसा क्वेश्चन बनता है तब आप एग्जांपल को लिखते हैं। एग्जांपल ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता हो, आता ही है। मेरा काम यह है कि मैं आपको इतना दिमाग में डाल दूं कि तब याद आ जाए लिखते हुए एकदम से। फिर मैरिज में वो अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स द वाइफ, बिल्कुल डेफिनेटली, एंड मैरिज को एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा मानते हैं कि ये होना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए। और इंडिया की भी फिलॉसफी कहती है कि नहीं, यहाँ पर जो मैरिज एज इंस्टीट्यूशन है उसकी जो डिसिप्लिन है, उसका जो एक क्या बोल सकते हैं प्रेस्टीज है, वो बनी रहे। लेकिन करंट सिनेरियो में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं जहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज का रोल आ रहा है और डाइवोर्स केसेस आर इंक्रीजिंग। अब ऐसा क्वेश्चन जनरल एक सोशल इशू को उठा करके एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू जब पूछेगा तो आप वहां पर अगेन इसको यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल भी दे रहा हूं क्वेश्चन के टाइप के, ताकि आपको समझ में आए कहां लिखना है। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो है पब्लिक सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है और पब्लिक के साथ भी रिलेशनशिप होता है कि जो एक पर्सनल रिलेशनशिप है मैरिज का, उसमें सिर्फ दो लोगों का नहीं, क्या बोला जाता है, ये दो इंडिविजुअल्स का यूनियन नहीं है, ये तो फैमिलीज का यूनियन है। तो इस पॉइंट को आप यूज करेंगे। अगला आता है सीता माता से हम क्या मतलब सीखते हैं। हम सीखते हैं कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने अपनी पब्लिक लाइफ में भी, और इनफैक्ट लॉर्ड राम के सामने भी उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए प्रूव भी किया अपने आप को। देन उन्होंने अपनी वैल्यूज जो थी उनकी करेज की, और उन वैल्यूज को, वर्चुअस एथिक्स को उन्होंने हमेशा आगे रखा। उनके लिए हम इंडिपेंडेंस भी यूज कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली उन्होंने बच्चों को भी ग्रो करा, है ना। उनके लिए हम करेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसमें मतलब शील्ड की तरह दूसरों को यूज नहीं करती थी, वो अपफ्रंट उस प्रॉब्लम को डील करती थी, स्ट्रॉन्ग थी और इंस्पिरेशनल फिगर है आज वुमेन के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज, यू कैन डेफिनेटली कोट हर। दशरथ के केस से हम क्या सीखते हैं, तो दशरथ के केस में हम सीखते हैं कि मध्यम मार्ग। देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको एक को खुश करना है और एक को दुखी करना है, तो ऐसे में कभी भी साइड मत लीजिए। ये चीज हमें सीखने को मिलती है दशरथ केस में, जहां उन्होंने साइड ले ली और उन्होंने इस बात से एग्री कर लिया कि नहीं, केके की बात सही है और मुझे जो है भरत को यहाँ पर राजा बनाना है और राम को नहीं बनाना है, ठीक है, बनवास भेजना है। तो उन्होंने अपने प्रॉमिस को रखा। एक चीज तो ये सीखते हैं कि प्रॉमिस आदमी का टूटना नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉमिस के साथ साथ उन्होंने अपने एक साइड को फेवर किया और दूसरी साइड को फेवर नहीं किया, जिसकी वजह से पूरी पब्लिक अगेंस्ट हो गई। तो हमें हमेशा उस सिचुएशन से बचना है जहां हमें एक्स और वाई के बीच में चुनना होता है। और जब ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी तो मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दिसंबर में होगा, आई विल सी क्लास कौन सी रहेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस आपका यहाँ पर बहुत रोल प्ले करेगा। इमोशंस को आपको क्या करना है, इंटेलिजेंटली कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को समझना है और दूसरे के भी इमोशंस को समझना है, और तब डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि भाई आपके लिए वाइफ इंपॉर्टेंट है, मदर इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल यू डू, चूज वन। तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, ना मदर को छोड़ा सकता है ना वाइफ को छोड़ा सकता है, कोई कंपैरिजन नहीं है। राइट, लोगों के अपने अपने रैशनल लॉजिकल रीजनिंग होंगी पीछे की कि वो किसी को फेवर करे। अब उसमें जिसकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली, तो आप अगर उसका लॉजिकल रीजनिंग दे सकते हैं, मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सो एंड सो कारण है, तो ठीक है, इसे वाइफ इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मेरी, अगर आप उस पर तर्क कैसे चलते हैं, मतलब आपसे आप बोलोगे मदर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, सबसे पहली बात, मैं लाइफ में इसलिए होगी मदर है। लेकिन देन योर वाइफ विल आल्सो गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, और वो आपका चाइल्ड होगा तो वो आपकी लीनियज को आगे भी बढ़ा रहा है। तो मदर का वेटेज वाइफ का वेटेज इक्वल हो गया यहाँ पर, अगर बर्थ देने की बात है तो आप आए तो आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी वाइफ की वजह से। सो दिस इज डिबेटेबल, ट्रूली डिबेटेबल। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं सिविल सर्वेंट में जहां पर आपको चुनना पड़े कि आप इसको चुनो उसको चुनो, तो डेफिनेटली देयर कैन बी अ मिडिल पाथ दैट कैन बी टेकन, जहां आप सबको खुश नहीं कर सकते, वो सच है, लेकिन आप इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ना लें जहां किसी को बिल्कुल हार्म हो जाए। और अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे तो इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लें, जो पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, डू नॉट वरी, ठीक है। नेक्स्ट सोशल इन्फ्लुएंस, जहां पे केकई नहीं, उन्होंने तो डिसीजन लिया, जहां उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं भरत को, अभी बताया मैंने ना, जहां उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं तो भाई इन्हें राजा बनाऊंगा, वहां उस पे पॉजिटिव एस्पेक्ट, इसमें भी पॉजिटिव देखना, तो ये पॉजिटिव है कि उन्होंने प्रॉमिस रखा।
ये पॉजिटिव साइड है इसकी, हर चीज की पॉजिटिव नेगेटिव है डेफिनेटली। यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस में एक एग्जांपल आता है मंत्रा का, केके का, कि भाई वो इन्फ्लुएंस हो गए। अब इन्फ्लुएंस गुड बैड, इस स्टोरी में भी बहुत प्लस माइनस चीजें हो चुकी है, लेकिन हम जनरल सेंस में मान के चलेंगे केके को इस तरह से भड़काया तो केके ने फिर दशरथ को बोला, दशरथ ने फिर डिसीजन लिया। आप सिंपल रखिए लाइफ को, इंटरप्रिटेशन बहुत है एक्चुअली। रावण से हम क्या सीखते हैं? रावण से सीखते हैं ग्रीड। रावण को हम ये भी बताते हैं कि भाई चलो बहुत वो नॉलेज थी, ये था वो था, लेकिन ग्रीड आई और ग्रीड की वजह से उनको क्या हुआ, जैसे कहते हैं ना कि बद हुआ लिटरली। तो रावण के रिस्पेक्ट में अब क्या है कि अगेन डिबेटेबल है, बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, रावण को अच्छा भी बताया जाता है, नहीं जगह रावण को बुरा भी बनाया जाता है, लेकिन दशहरा तो बनता ही है। तुम बच्चों की कैसे, जो चीजें सब जगह एक जैसी है, तो सिंपल है, पूरे इंडिया में दशहरा मनाया जाता है, इसको कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। हर दशहरा पे रावण का वध होता है, ये भी सही बात है। रावण ने सीता माता को जो है किडनैप किया था, अपहरण किया था, जो भी आप बोले वर्ड जो भी यूज करें, यस दैट इज ट्रू, ये तो ट्रू है। जब ये ट्रुथफुल फैक्ट्स हैं, इन्हीं को यूज करिए एग्जाम में भी, तो बच जाओगे। जहां अपनी खुद की फिलॉसफी लगानी शुरू करी, मैंने इस उपन्यास में ये पढ़ा, इस किताब में ये पढ़ा, फिर फंस जाओगे। प्लस 10 सिंस है जो रावण के रिस्पेक्ट में बोले जाते हैं कि भाई एक तो अहंकार नहीं होना चाहिए आदमी के अंदर, ठीक है, ईगो नहीं आनी चाहिए उस चीज को लेकर के, मोह नहीं होना चाहिए, मतलब एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने कुर्सी से, अपनी पोजीशन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट ले ले। पश्चाताप नहीं होना चाहिए उसे, मैंने डिसीजन लिया फिर वो थॉट प्रोसेस के साथ नहीं था और आज दुख हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। भाई क्रोध, गुस्सा नहीं आना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, हेट्रेड नहीं आनी चाहिए, है ना, भय, फियर, ये सारे वो शब्द हैं तुम जानते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं इसको तरीका है लिखने का और अच्छे तरीके से क्राफ्ट करके एग्जाम में लिखा जा सकता है। देन जेलसी, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, लो ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लस्ट की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, एंड अल्टीमेटली जायदाद को जोड़ने में मेटेरियलिस्टिक होने की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे 10 सिंस बना करके 10 सर दिखा करके, सर नहीं बनाने, बोला बनाना है, उसमें 10 एरो निकालो, लिख के आ जाओ, तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में से डिबेट किया जा सकता है। जायदाद, मनी जो है आपका, जो मेटेरियलिस्टिक चीजें होना। भीष्म से हम क्या सीखते हैं? भीष्म पितामह देखो, उन्हें ये बात पता थी सही क्या है गलत क्या है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने प्रॉमिस को केप्ट किया। उन्होंने जो है अपने धर्म को अवॉइड किया कि मेरा धर्म है और मैं इसको फुलफिल करता हूं और मैं इनके साथ हूं, इवन तो मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, बट ठीक है, जो मेरा धर्म है मैं उसे निभाऊंगा। तो भीष्म चीज से हम ये सीखते हैं। अब एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उसके लिए बहुत आसान है ये कंप्लेन करते रहना कि अनहेल्दी कंडीशंस है, रिसोर्सेज की कमी है, सबऑर्डिनेट स्टाफ जो है सुनता नहीं है, पब्लिक हमेशा मारने को आती रहती है, ऑफिस आवर्स मेंटेन करने भी जरूरी है और फील्ड विजिट भी जरूरी है, एंड यू आर ऑलवेज क्रीपिंग, सीनियर्स ये कहते हैं, ठीक है ना, हो सकता है ना, मुझे हमेशा फैमिली का फियर रहता है, डर रहता है जब मैं उस चीज से काम करता हूँ, फैमिली को खतरा ना हो, ये सारी बातों के बीच में भी आपको काम तो करना है। और सिविल सर्वेंट के लिए बहुत आसान है बोलना कि मैं तो फिर छोड़ रहा हूं, क्विट करना सबसे इजी ऑप्शन है डेफिनेटली, या काम ही ना करना, डिले लेके आना। लेकिन एक सिविल सर्वेंट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो जिस पर्पस के लिए आया वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, और ये चीज जब आती है क्वेश्चन में तो आप भीष्म का एग्जांपल देंगे। क्लियर? बाकी ये कह सकते हैं कि हाँ इन्होंने डियोंटोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो किया। देखो मैंने डियोंटोलॉजी जो कब पढ़ाई थी वो मैंने माइथोलॉजी से लिंक कर दी और क्वेश्चन कुछ और बना दिया। ये चीज तुम्हें भी करनी है एग्जाम में। तो डियोंटोलॉजिकल सोच क्या कहती है? वो बात करती है ड्यूटी की, वो बात करती है एक्शन की, वो बात करती है मीन्स की। तुम्हारा रास्ता सही होना चाहिए, अंत कुछ भी हो। तो इनका रास्ता जो था वो सही था कि हमें जो है अपने धर्म के रास्ते पे चलना है, लड़ाई होनी है तो हम इस तरफ है तो हम लड़ेंगे। ये चीज आप धर्म की बात जो है अर्जुन को भी सिखाई श्री कृष्ण जी ने। जब उनसे ये पूछा, उन्होंने पूछा अर्जुन ने कृष्ण जी से कि मैं क्या करूं, मेरे सामने तो सब मेरे रिलेटिव्स खड़े हैं, मैं उनसे लड़ लूं क्या? तो क्या आती है? पूरी भगवत गीता आती है। और भगवत गीता क्या कहती है कि भाई कर्म करो। आपका कर्म क्या है इस समय? आपका धर्म क्या कहता है? आपका कर्म यह है कि इस समय आप अपने इस चीज के लिए लड़े, फिर चाहे रिलेटिव हो सामने, तो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो आपको प्रमोट करें कि भाई करप्शन कर लो। मे भी आपकी फैमिली में जिसे आप खुश करना चाहें और वो आपको प्रमोट करें, थोड़ा सा कर लो, घर बन जाएगा, बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी, तुमने किया ही क्या है अब तक नौकरी में, थोड़ा सा तुम्हें प्रमोट कर दिया जाए और तुम भी एक दिन सोचो कि हाँ क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा तो सही है। इतने बड़े समुद्र में से एक बाल्टी निकाल ली तो फर्क क्या पड़ेगा? समुद्र कहाँ, एक बाल्टी कहाँ। मूवी आई थी ऋषि कपूर की, बहुत अच्छी मूवी थी, उसमें टीचर होता है और पूरी मूवी में दिखाया ऑनेस्टी से काम करता है बीइंग अ टीचर, लेकिन वो एक कार नहीं खरीद पाता अपनी फैमिली के लिए। तो एक दिन उसको उसकी फैमिली उसको पुश कर देती है कि क्या हो गया अगर हम किसी बच्चे को गलत तरीके से पास भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक नंबर में 1000 रुपये दे रहे हैं, 60 नंबर 60,000 हो गए, गाड़ी आ जाएगी। तो वो वहाँ उस हद तक चले जाते हैं कि वो फिर कोशिश करते हैं कि चलो पैसे मिलने चाहिए, हमारी फैमिली का तो कुछ फायदा होगा, ये तो बच्चा तो वैसे भी अमीरों के यहाँ पल ही रहा है, पास ही तो करना है मैथ्स में। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन कम अप इन योर लाइफ एज वेल, जहाँ तुम 30 ईयर्स की अपनी जॉब में, 35 ईयर्स की जॉब में 30 साल तो बहुत ईमानदारी से जिए, और 30 ईयर्स के बाद एक दिन रियलाइज हुआ कि आज बच्चों की शादी होनी है, आज मैं ऑलरेडी 55 का हो चुका हूँ जी, हो चुका हूँ जो भी है, और आप बोलो 5 साल में रिटायरमेंट है, अब तक कुछ नहीं किया, ईमानदारी से जिए, लेकिन चलो अब अगले 2-3 साल अगर इधर उधर हो भी जाए तो मिलाते हैं फोन नंबर उन सभी लोगों को जो आ रहे थे। इज पॉसिबल ना? तब भी आपको कह रहा, तब भी आपको इस बात को याद रखना है कि हाँ 2022 में आपने डियोंटोलॉजिकल अप्रोच पढ़ी हुई है, एथिक्स का पेपर आपने दिया हुआ है, एंड यू आर अवेयर कि ये थ्रू आउट द लाइफ की बात है। इवन आफ्टर रिटायरमेंट आल्सो यू विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर पोजीशन, दैट इवन इफ यू आर एक्स आईएएस ऑफिसर और एक्स आईपीएस ऑफिसर। एनीवेज, अर्जुन कृष्ण की मैंने बात बताई दी है कि यहाँ पर जो है कृष्ण जी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं अपनी सिचुएशन में। जैसे श्री कृष्ण जी के लिए बोला जाता है कि उन्होंने जब भी प्रॉब्लम आई, धर्म संकट आया, तो उन्होंने सॉल्यूशंस निकाले। हमेशा हर जगह पर हेल्प करिए और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाले। तो आपको मेरे सिविल सर्वेंट यू नीड टू फोकस ऑन द क्रिएटिविटी एंड सॉल्यूशन पार्ट, बीइंग नॉट फेवरिज्म या नेपोटिज्म या ऐसी चीजें, करप्शन, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण जी के लिए भी कहा जाता है कि वो प्रोपोगेट कर रहे हैं एक तरीके का टीलियोलॉजिकल अप्रोच, जहां पर एंड पर फोकस ज्यादा है और टीलियोलॉजिकल और डियोंटोलॉजिकल पर डिफरेंस आता है। तो भी आप माइथोलॉजी से एग्जांपल निकाल करके कोट करके आ सकते हैं, ठीक है? गलत सही की बात नहीं करेंगे आप सिर्फ एग्जांपल देंगे, बाद में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जाए तो तुम्हें क्या लगता है, जैसे मींस वर्सेस एंड्स का क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन से, तो यू विल टेक केयर ऑफ दिस। बाकी अर्जुन के रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि उन्होंने भाई अपना एक प्रॉमिस था, वो प्रॉमिस तोड़ा था, तो युधिष्ठिर ने उनको फिर माफ भी कर दिया था। तो वो स्टोरी थी पूरी पूरी, किसी को पता है स्टोरी? वो कुछ स्टोरी शॉर्ट में बताता हूं। स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि द्रौपदी वाइफ है और 5 भाई हैं, उनके साथ वाइफ विल स्पेंड टाइम। तो उसमें ये था कि एक पैक्ट साइन हुआ सभी भाइयों के बीच में। अगेन स्टोरी है, ट्रूथफुलनेस इस पे नहीं जाएंगे, जस्ट सेइंग द स्टोरी।
जो मैंने भी पढ़ा है कि ब्रदर विल बी विद द्रौपदी वन बाय वन ऑब्वियसली एंड ओवर द ईयर दे साइन अ पैक्ट, बट द पैक्ट इज दैट इवन इफ अगर किसी एक ब्रदर ने दूसरे ब्रदर को साथ देखा द्रौपदी के तो वो फिर एग्जाइल में चला जाएगा 12 सालों के लिए। तो इसमें क्या होता है कि वो अर्जुन के पास एक ब्राह्मण आता है, वो कहता है मेरी कैटल वगैरह को चोरी करके ले गया, मुझे हेल्प चाहिए। और ब्राह्मण ये जो अर्जुन होता है इसके जो तीर कमान होते हैं या इनके जो भी शस्त्र होते हैं वेपन्स होते हैं वो जिस रूम में होते हैं वहां पर युधिष्ठिर और द्रौपदी साथ होते हैं। तो अर्जुन का ये डिसीजन होता है कि नहीं मुझे क्योंकि ब्राह्मण की मदद करनी है तो आई विल डिस्टर्ब एंड आई विल आस्क माय ब्रदर दैट आई नीड माय वेपन्स, और वो इस वजह से उस पैक्ट को तोड़ देते हैं। तो फाइनली वो फिर हेल्प करते हैं ब्राह्मण की, और फिर जो भी हेल्प होती है उसके बाद युधिष्ठिर पे आते हैं, सॉरी मांगते हैं कि ठीक है डिस्टर्ब यू, बट युधिष्ठिर यहाँ पे कहते हैं कोई बात नहीं, फॉरगिव यू, क्योंकि तुम्हारे इंटेंशन सही थे। बट जब युधिष्ठिर ने माफ भी कर दिया उसके बाद भी अर्जुन 12 साल के लिए एग्जाइल में जाते हैं। तो ये बातें नहीं पता होती जनरली, 14 साल के वनवास राम जी का पता होता है। टुक द पनिशमेंट ऑफ 1 ईयर पिलग्रिमेज चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 12 साल का एग्जाइल था उनका, ठीक है। एग्जाइल का पैक्ट 12 साल का होगा, वो 1 साल के लिए होंगे, ये जो भी होगा स्टोरी देख लेना। यहाँ पर आपको पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है, एग्जाम में कहीं भी मौका है नहीं लिखनी है। उन्होंने फिर युधिष्ठिर को बोला था कि नहीं क्योंकि हमने पैक्ट साइन किया था और हमने डिसीजन लिया था कि उस पर सजा होगी तो सजा फिर मैं भुगतने को तैयार हूं, इवन इफ आप मुझे माफ कर रहे हो तो भी, ठीक है। उसमें 12 साल एग्जाइल का पैक्ट था, ये मुझे पता है, ये क्लियर है। एनीवेज हमारे को स्टोरी नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ इतना लिखना है कि अर्जुन ने किस तरीके से युधिष्ठिर के साथ जो है अपना जो उनका संधि हुई थी उसको उन्होंने फिर तोड़ने पर सॉरी मांगी, और उन्होंने भी कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर महसूस किया कि इवन युधिष्ठिर ने फिर पैक्ट के बाद जो सजा मिलनी चाहिए थी उस पर उन्हें माफी मिली। तो जब आपको क्वेश्चन आता है फॉरगिवनेस का, क्वेश्चन क्या है फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस बड़ा है या रिवेंज बड़ा है? टेस्टेड स्टूडेंट आस्क्ड मी इज रिवेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा मैं भी सोचने लगा रात को बैठा, मैंने कहा यार ये बात तो सही पूछी थी उसने, रिवेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट टुडे, द पॉइंट इज कि रिवेंज और फॉरगिवनेस क्या बेटर है? तो फॉरगिवनेस ही उसमें आंसर बनता है, रिवेंज नहीं बनता। और फॉरगिवनेस में इस स्टोरी को आप दे सकते हैं कि युधिष्ठिर ने फॉरगिव किया अर्जुन को भी। तो माइथोलॉजिकल एग्जांपल ना, हां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। हम इसमें ये नहीं मान के चल रहे कि जो टेररिस्ट आए उनको हमने बोला चलो कोई बात नहीं जो गलती हुई माफ करते हैं, फांसी तो हुई, सजा हुई, पनिशमेंट हुई, लेकिन हम सारे उठ करके दूसरी कंट्री जाएंगे अटैक करने जैसे तुमने मुंबई पे किया, ये तो नहीं किया हमने, ये तो नहीं किया हमने। तो रिवेंज क्या होता है? ब्लड फॉर ब्लड, स्टोन फॉर स्टोन, स्टोन फॉर ब्रिक भी होता है, मतलब ब्रिक फॉर स्टोन भी होता है। तो वो सबकी तो फिलॉसफी अलग है। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। तो उसका मतलब ये थोड़ा खून मांग रहे थे, ही वाज आस्किंग फॉर सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट है ना, मॉरल सपोर्ट, हर तरीके की सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जो भी सपोर्ट तुम मुझे दे सकते हो मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। तो वो क्या है? एक अलग ये एक अलग एस्पेक्ट है, रिवेंज एक अलग एस्पेक्ट है, जस्टिस होना एक अलग एस्पेक्ट है। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो ध्यान रखना, मैं फॉरगिवनेस की बात कर रहा था तो ये एग्जांपल आपका बनता है अर्जुन वाला। ये चीजें नहीं पता होती, कुछ चीजें नहीं पता होती, शॉर्ट में जल्दी इसलिए बता रहे एग्जाम में एकदम लिख सको, और सब कुछ एक लाइन में लिखा है ताकि आप एग्जाम में भी उतने ही 2 वर्ड 5 वर्ड लिख के आए। भगवत गीता के एसेंस में प्लेजर एंड वर्क की बात होती है कि भाई आपका पर्पस प्लेजर नहीं है, आपका पर्पस है काम करना, और काम के बाद जो प्लेजर मिलता है वो फल है, लेकिन फल को ध्यान में रख करके नौकरी नहीं करनी है। अब यहाँ पर अगर मुझे कैंडिडेट कहता है कि सर लाल बत्ती मिल जाती है ना, घर मिल जाता है, इसलिए मैं बनना चाहता हूँ। अगर तुम बन भी गए इस सोच से और वो तुम्हें मोटिवेट भी कर जाए तो अच्छी बात है, सिलेक्शन तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली में सिर्फ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो सिलेक्शन के बाद ड्यूटी करना भी है। सिलेक्शन तो सिर्फ एक्चुअली में बिगनिंग है उस सर्विस की जो तुम अगले लंबे समय 30+ ईयर्स करोगे। कोई 35 करेगा तो 40 भी करेगा, 40 तो शायद रेयर होगा, लेकिन 40 तो कभी नहीं पाएगा ऑब्वियसली, लेकिन 35+ कर सकता है, कोई 30+ कर सकता है। अब वो एक रेयर केस हो गया, लेकिन हम जनरल मान के चलेंगे। अभी पहले घुसने की बातें करते हैं, एक बार घुस जाएंगे तो फिर ये सब भी डिस्कस कर लेंगे, कहाँ पर है ना डेपुटेशन पे भेजना है, कहाँ इसी कैटेगरी मिला कहाँ नहीं मिला, तो वो सब डिस्कस कर लेंगे। अभी इंपॉर्टेंट है घुसना अभी वहाँ पहुँचते हैं। तो मैं जो पॉइंट ये कहाँ गया, रिमोट कहाँ गया है ना, थैंक यू कहाँ थे हम? प्लेजर। तो जो अगर इस तरीके से घुस भी गया सर्विस में तो उसकी हमेशा ड्यूटी करते हुए एक फीलिंग होगी कि मुझे क्या मिलेगा, उसकी मेटेरियलिस्टिक सोच होगी। उसे घर अगर मिलेगा सरकार देगी तो फिर वो क्या बोलेगा, अब बड़ा चाहिए इससे, मेरे कलीग को तो कोने वाला दिया, मुझे बीच वाला दिया, फिर वो वहाँ वैसे सोच चल सकती है, उसको 4 नौकर है मेरे 2 नौकर है। आपको हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रहेगी अपनी जॉब से और हमेशा उस फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये जब इनिशियल बेस ही गड़बड़ हो गया तो आगे भी गड़बड़ी होनी होनी है और कभी ना कभी फंसोगे। तो जब किसी ना किसी तरीके से जब इनिशियली तुम गड़बड़ करके चलते हो तो तुम्हें एक क्विक एक हेड स्टार्ट तो मिल जाता है। हमेशा सोचना कभी भी चीटिंग करी हो, झूठ बोला हो तो तुम्हें एक एडवांटेज एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा, लेकिन अटक जाओगे फिर एक टाइम पे जाकर। और जहां स्लो एंड स्टडी, इसलिए वो कहावतें यही सही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आज के टाइम में वो चेंज हो चुका है, यू हैव टू बी फास्ट एंड स्टडी बोथ, दैट इज ट्रू। लेकिन ये कहावतें सही एग्जिस्ट करती हैं, इट इज ट्रू। तो आपका सोच अगर ऐसी होगी कि आज बन गया ना, इससे लूंगा मैं पहले तो बदला, इसे मैं मजा चखाऊंगा, मेरे पर्पस ही ये है कि मैं पहले तो ये बन के इसको पहले तो रिवेंज ले लूँ इससे, पुलिस वाले से, किसी अथॉरिटी वाले से, कहीं तुम्हारी जमीन के लालच फंसे हो, किसी पड़ोसी से, लॉ एंड ऑर्डर में कहीं फंसे हो, पुलिस वाले से फंसे हो, कहीं कोई केस हो गया हो, वर्ल्ड कप में जीते, इंडिया जीता, तुम जो है चोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पुलिस वाले डंडा मार दिया पीछे से। क्यों मार दिया? क्योंकि यहाँ भीड़ लग रही थी, पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा था, तुम मुझसे लड़ पड़े कि मैं जब इंडिया जीती तो क्यों ना चिल्लाऊं। तो क्या सड़क पे चिल्लाओ, गलत चिल्लाओ, भागो यहाँ सारे के सारे। अब पुलिस डंडे मार रही है, तुम खुशी में हो, तुम्हारे मन में आ गई मैं आईएएस निकालूंगा, पुलिस वालों को बताऊंगा। लेकिन क्या है कि तुम आईपीएस बन गए तो पुलिस वालों से काम भी कराना, तुम खुद पुलिस वाले हो अब। सो दैट्स द डिफरेंस। एनीवेज इसमें तो कितना भी डिस्कस कर लो, लेकिन भगवत गीता प्लेजर ऑफ वर्क की जो बात है ना, ये बहुत रियलिस्टिक है। वर्क करना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो फ्रूट्स होंगे वो ऑटोमेटिक होंगे। अगर आपका सोच में ही ये है कि मेरी सैलरी इतनी हो जाए तब काम करूंगा, बहुत एक कॉमन एग्जांपल, बहुत ही सिंपल और एक कॉमन मैन का एग्जांपल कि प्रमोशन में मुझे 10% का हाइक मिला और बाकी कंपनी में हर मेंबर को 15% का मिला, जिसकी वजह से 3,500 रुपये सैलरी मुझे कम मिल रही है और इस वजह से अब मैं काम करूंगा कम। अगर ऐसी सोच है, लेकिन वो 3,000 4,000 रुपये और मिल जाते तो वो काम फिर ऐसे करता, अब ये कंपनी मेरी है और 3-4 हज़ार के चक्कर में अब उसके पीछे की सैलरी नहीं दिख रही, उसको 25-30 हज़ार की, उसको 3,000 रुपये दिख रहे हैं। ये एक इतनी कॉमन सी चीज़ है जो हर आदमी के दिमाग में कभी ना कभी आती है, गारंटीड, मेल फीमेल XYZ। और एक दिन ऐसा आता है जब आपको रियलाइज होता है डजंट मैटर एनीमोर, क्या 10% क्या 20%, इंपॉर्टेंट है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं जस्टिस कर रहा हूँ उसी सैलरी पर जो मुझे ले रहा हूँ। पहले तो ये छोड़ो जो मुझे मिलना चाहिए, जो मुझे दी जा रही है उसे जस्टिस किया मैंने या नहीं किया। तो यू आर डूइंग
आपकी सोच ये नहीं होनी चाहिए व्हाट कंपनी इज डूइंग टू यू, आपकी सोच ये होनी चाहिए व्हाट यू आर डूइंग फॉर द कंपनी। आज 15 मिनट एक्स्ट्रा रुकने को बोला, पैसे तो देते नहीं, कैब पे जाने के 15 मिनट एक्स्ट्रा रुकवा लिया, आप कैसे कर जाऊंगा, बस और जुड़ गई मेरी। बिल्कुल एक जनरल, एक चौकीदार की, एक चाय बनाने वाले की कंपनी में जो एक बेसिक लेबर है उसकी भी सोच ये हो सकती है। तो ये इतना कॉमन एग्जांपल है जो आपका सीधे सीधे भगवत गीता से आप लिंक करोगे और आपकी सोच ऐसे एग्जाम में चलनी चाहिए होलिस्टिकली। डन, कुछ भी आ जाए एग्जांपल। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको पढ़ाएंगे जहां पर आप आपके जो इमोशंस एंजाइटी है वो आप रूल ना करें और आप इस बात को समझें कि आपके इमोशंस, सामने वाले के इमोशंस क्या है। फोकस इसमें अगेन एग्जांपल कि भाई चिड़िया दिख रही है, चिड़िया की आंख दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, घर दिख रहा है, क्या दिख रहा है मारते हुए। सेल्फलेसनेस, भगवत गीता आपको ये भी सिखाती है कि आपको सेल्फलेस होकर काम करना है डेफिनेटली। और ट्रुथ, अलोन टाइम, सच्चाई के रास्ते में चलना है, तभी आप जीत पाएंगे। सच की जीत होती है, वो सब बातें सच है, ये सब बातें डेफिनेटली हम इसको आज ऐसे इसको पर्ची बता देते हैं और फिर टॉस कर देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसको अपनी लाइफ में भी लेकर के आए प्लीज। रियल लाइफ में, प्रिपरेशन में भी ऑनेस्टी में लेकर आए, अपनी प्रिपरेशन करते हुए जो ऑनेस्टी है, यू विल रियलाइज कि आपकी जो ये जो नींद नहीं आ रही ना, कल जो डिस्कस हो रही थी प्रॉब्लम, ये सब दूर हो जाएंगी। बुद्धिज्म से हम क्या सीखते हैं, बुद्धिज्म आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, इट्स ऑल राइट, छठी क्लास की 7th क्लास की एनसीईआरटी में चीजें मिल जाएंगी। बुद्धिज्म बात करता है 4 नोबल ट्रुथ की, 4 नोबल ट्रुथ, सच्चाई, बिल्कुल 4 सीधे सीधे सच्चाई बातें। सच्ची बातें ये है कि भाई लाइफ में सफरिंग तो है ना, लाइफ हैज इनएविटेबल सफरिंग, लाइफ में सफरिंग है और सफरिंग का जो कॉज है वो क्या है, देयर इज अ कॉज फॉर सफरिंग, सफरिंग का कॉज भी है और सफरिंग का जो कॉज बताया जाता है वो डिजायर बताया जाता है। सफरिंग का कॉज क्या है, डिजायर। इसमें डिबेट है कि भाई डिजायर तो फिर बुद्धा जी ने भी किया था कि उन्हें क्या चाहिए, एनलाइटमेंट चाहिए, ये डिजायर था उनका, जिसमें से उन्हें मिला भी, उन्हें नॉलेज चाहिए थी, उन्हें रियलिटी चाहिए थी, इसलिए तो महल छोड़ के निकले। तो इतनी बेसिक बातें तो पता ही होंगी, बुद्धिज्म ने भी पढ़ा था। लेकिन जब तक वो डिजायर उन्होंने किया तब तक वो बुद्ध तो बने नहीं थे ना। हाँ लेकिन डिजायर तो था, डिजायर ही उनको उस तरफ लेके गया। तुम्हारी जीवन में डिजायर ही ना हो, उनको नॉलेज नहीं मिला था जब वो बुद्ध बन के उनके बाद पॉइंट आता। नहीं लेकिन सिलेक्शन होने, मैं तेरी तुम्हारी लाइफ में बात करता हूँ, अगर भैया सिलेक्शन होने के बाद तुम बोलो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, ना मैं चाहता था, बन गया ठीक है, पर ऐसे कैसे हो सकता है। तुम्हारे कभी तो थॉट आया होगा ना माइंड में कि आज मुझे एग्जाम लिखना है वाला, पूरे देश का वर्ल्ड का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेट्स डू इट, कभी तो फीलिंग आई होगी। तो जिस दिन वो फीलिंग आई उस दिन तुम्हारे अंदर डिजायर है, डिजायर को तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली में डिजायर की कोई लिमिट भी नहीं है। और जब ये बात दलाई लामा जी से पूछी जाती है तो उन्होंने भी खुद अपने इंटरव्यू में बोला डिजायर तो होगा ही होगा, लेकिन वो डिजायर किस हद तक है और डिजायर आपके इमोशंस पर हावी है, ये देखना होगा। तो डिजायर तो था, बुद्धा जी के अंदर भी एक डिजायर तो था कि उन्हें वो अटेन करना है रियल नॉलेज, लेकिन डिजायर तो बढ़िया से बढ़िया फोन आ जाए, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आ जाए, एक जो है उससे अच्छी आ जाए। बोलिए बोलिए। नहीं मतलब पहले तो ये प्रॉपरली लिखना, जिसका भी नाम आप लिख रहे हैं, किसी का भी नाम आप लिखते हैं प्रॉपरली लिखना। जैसे मैं श्री राम भी बोलता हूँ या सीता जी भी बोलता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, अकॉर्डिंग टू रामायण, है ना, माइथोलॉजिकली स्टेटिंग व्हेन लॉर्ड राम सेड दिस। आप जब भी कोई बात कहते हैं लिखते हैं, प्लीज उसको प्रॉपरली लिखें। गौतम ने ये बात कही, गौतम बुद्धा मतलब गौतम बुद्ध। अच्छा ठीक है, जो भी है, मतलब मेरे को इसकी नॉलेज अभी लिमिटेड है। ये बात सच है कि ये आपकी जो वो है कोट वो पढ़ी हुई है, सुनी हुई है कि भाई स्ट्रिंग्स शुड नॉट ब्रेक, एटलीस्ट दैट इज पॉइंट, डिटैच नहीं होने चाहिए। डेफिनेटली ये सब चीजें लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन क्या? नहीं तो एक मदर के लिए डिजायर ही है कि उसके बच्चे उसके पास रहे, हो सकता है उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, बट वो क्रिमिनल है, उसको प्रिजन में जाना पड़ रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक इंडिविजुअल का एक डिजायर ही है कि बस उसको जीने को मिल जाए, बस कोई और डिजायर नहीं है, और उसे डेथ पेनल्टी दी हुई है। समझ में आ रहा है? तो डिजायर आप जब कहते हैं एक हो जाए बाकी सब छोड़ो, तो उस एक भी वो इतना बड़ा हो सकता है जो शायद ना मिल पाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए बस सिलेक्शन दे दो, हो सकता है ना, लेकिन आईआरएस मिला तो आईपीएस चाहिए, आईपीएस मिला तो आईएएस चाहिए, आईपीएस ही चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ और मिल गया तो आगे मन में कि एक अटेम्प्ट, अरे रुक जा भाई रुक जा, टॉपिक अभी कंप्लीट ना हुआ है, दूसरा जना आगे क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, वो मत लो अभी, ज्वाइन मत करो, 6 महीने का ले लो टाइम, साइकिल रिपीट होने वाली है, निकाल तो चुके ही हो, गिव अनदर अटेम्प्ट, आईआरएस से आईएएस हो जाओगे, आईपीएस हो जाओगे, तुझे तो आईपीएस ही बनना था, क्या चल रहा है ये अभी पढ़ा है, परसुएशन हो गया, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, या फिर भाई बोले नहीं अब देखो ऐसा जीवन मुझे चाहिए था, अब जो मिला ये भी बढ़िया है, घर में बैठेंगे अपना खाएंगे आराम से, 5 बजे शाम घर आ जाएंगे, सुबह 9 बजे जाएंगे, जिंदगी बढ़िया है, सेटल्ड। सोच है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये डिटर्मिनेशन बोल लो, इसको मोटिवेशन बोल लो, एक्टिवली आपको परस्यू कर दिया गया, ये इस तरह से रीजनिंग आई, लास्ट में तो तुम्हें बोलनी है कि चीज़ है जो हुआ अच्छा हुआ, एंड ये सच है, क्योंकि जो भी रास्ता तुम चुनोगे वही यूनिक है, और दूसरा रास्ता तो देखा ही नहीं, उस पर गए भी नहीं, तो आपको हमेशा लाइफ में क्या फीलिंग आएगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर सही हुआ, ये नहीं हुआ तो, लेकिन वो दूसरा रास्ता तो देखा भी नहीं था, तो फिर ग्रीन ग्रास इज ग्रीन एट द अदर साइड। एक तो हमेशा एक इंसान की सोच सकती है कि वही अच्छा था जो मिला वो बकवास है, कहाँ शादी हो गई मेरी, क्या ही हो तुम, दुनिया क्या है, मेरी किस्मत ऐसी है, ये सोच है। दूसरी सोच ये है कि दिस इज द बेस्ट आई कुड, क्योंकि मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ तो मेरी वाइफ भी मुझे अच्छी ही मिली मेरे हिसाब से, तो मैं भी अच्छा नहीं हूँ, पर आज मैं कोशिश करूँगा उससे अच्छा हूँ ताकि कल वो मेरे साथ अच्छा हो, तो रेसिप्रोसिटी रहेगी। तो सोचने का तरीका है सिर्फ, सही गलत सब रास्ते गॉड हो जाते हैं। देखो सीधी सी बात है, एग्जाम निकालना है, यहाँ पर ये 4 बातें बताई जा रही हैं, लिखिए एग्जाम में, और इसे अपने जीवन में भी इम्बाइब करिए किसी भी तरीके से कर सके तो। सफरिंग का एंड हो सकता है, सफरिंग का एंड कैसे मिलेगा, 8 फोल्ड पाथ से। 8 फोल्ड पाथ में 8 बातें जो बुद्धा लिखते हैं अष्टांग मार्ग, कि तुम्हारी राइट स्पीच हो, तुम्हारे इंटेंशंस राइट हो, तुम्हारा एक्शन राइट हो। सॉरी कोई पर्टिकुलर पॉइंट पूछना है? अब इसमें गांधी जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो तुम्हारे थॉट में है अगर वही तुम्हारे वर्ड्स में है और वही तुम्हारे एक्शन में भी है, और ये सब अगर सिंक कर जाते हैं तो तुम ट्रूली हैप्पी हो, क्योंकि तुम सोच कुछ रहे हो, कह कुछ रहे हो, लेकिन कर कुछ और ही रहे हो। अब तुम्हें ये बात पता ही है अपने जीवन में जितनी भी तुमने जी है जिंदगी, 50 बार ऐसे एग्जांपल देख चुके हो, तू कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, कहना क्या चाहता है भाई, अभी तुमने सुबह बोला शाम को तो कर कुछ और रहा है, पिटाई खानी है, मतलब ये तो तुमने अभी डेली लाइफ में आगे पीछे भी कर दोगे। तो आप जब ऐसे थॉट में होते हो
तो एक जगह करके फंसते हो, और जब फंसते हो तो इसने कहा था उंगली आ जाती है तुम्हारे ऊपर, तो तुम बोलो हाँ चल सॉरी मजाक कर रहा था यार छोड़ दो। बच के निकलने के बाद तुम्हें फिर इमोशनल इंटेलिजेंस लगती है तुम्हारी, पिटने से बच्चा है माफी मांग लो, निकल लो, शक्ल दिखाइए अपनी, दोपहर सुबह बैठे हो चल पोहा खाएगा, शक्ल दिखा दी आज सुबह। तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल, बट डेफिनेटली रियल हैप्पीनेस इज, जब हैप्पीनेस को डिफाइन करना है तो इस कोर्स से करते हैं कि जो तुम्हारा थॉट है, जो तुम्हारे वर्ड्स है, तुम्हारा एक्शन है, वो सिंक होने चाहिए, तो तुम हमेशा बहुत खुश रहोगे। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते तो बहुत कुछ है, बस उसके आगे भी इंपॉर्टेंट है पूरा क्या करते हो, फिर पूरा पेपर कैसा है, तो बहुत कुछ है, बट डेफिनेटली क्या है ये मैंने पढ़ा दिया, बाकी आपको बुद्धिज्म में पढ़ाया जाएगा पूरे डिटेल में, बट ये बाय हार्ट माइंड में बिल्कुल एकदम क्लियर होने चाहिए पॉइंट सारे के सारे। जैनिज्म में हम इस तरह से याद करते हैं, आपने भी करा होगा, नहीं करा तो बता देता हूँ। एक KFC के रिस्पेक्ट में जो ज्वेल्स है, 3 ज्वेल्स जो है उसमें नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट, तो यहाँ पर ये जैनिज्म इस तरह से ये 3 बातें करता है, आपका बुद्धिज्म ये बातें करता है, इन सारी बातों को उठा करके एग्जाम में आपको लिख करके आना है। 3 फोल्ड पाथ की बात होती है यहाँ पर, ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म बोलते हैं, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। बाकी 5 प्रिंसिपल्स, 5 वाउस जिन्हें हम कहते हैं, 5 प्रिंसिपल या 5 वाउस। इसमें अहिंसा है तो है ही कि भाई नॉन वायलेंस होना चाहिए, सत्य, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, यहाँ पर स्टीलिंग नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और ब्रह्मचार्य की बात होती है, प्लस इसमें अपिग्रह की बात होती है जहाँ पर डिटैचमेंट होना चाहिए मटेरियलिस्टिक चीजों से। ये 5 वाव है जो बेसिक वाव जो है, जो मॉन्क होते हैं जैन मॉन्क, तो वो इस वाव को प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म क्योंकि आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा बताना जरूरी है। जैनिज्म बात करता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस की, प्रिंसिपल्स की, बहुत ही स्ट्रिक्ट। जैनिज्म के लिए भी माना जाता है कि वो थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है फॉलो करने में। जैनिज्म आपको ये भी सिखाता है कि इनफैक्ट आप किसी फल को भी तोड़ करके नहीं खाएंगे। जैनिज्म इतना हार्ड हो जाता है कभी-कभी कि जब तक वो फल नीचे नहीं गिरता तब तक आप उसे नहीं खा सकते, आप उसे देखेंगे तब तक देखेंगे तब तक वो नीचे नहीं गिर जाता और तब खाएंगे। जैनिज्म कुछ इस हद तक भी जाता है कि वो आपको ये भी बताता है कि एग्रीकल्चर भी अगेंस्ट हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर करते हुए भी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स और बहुत से जानवरों को, जानवर नहीं बोलेंगे इंसेक्ट्स बोलेंगे, कीड़ों को परेशान करते हैं, तो वो भी जैनिज्म में मना हो जाता है। तो आपको इस तरीके से करना है एग्रीकल्चर भी कि वहां पर हार्म नहीं होनी चाहिए इकोसिस्टम जो बेसिक इंसेक्ट्स का है। जैनिज्म बहुत डिफिकल्ट है फॉलो करना, अगर उसको आप फॉलो करते हो बिल्कुल स्ट्राइक योर कोर ऑफ द हार्ट। लेकिन बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म कहता है मिडिल पाथ की बात करता है। बुद्धिज्म कहता है कि बीच का रास्ता लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है तुम्हें इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलना है, आप बीच का रास्ता चुनिए, आप सच्चे रहिए, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करिए अपनी जिंदगी में, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जिए। लेकिन ना वो ये कहता कि मीट नहीं खाना, मीट के लिए मना नहीं करता, ना वो आपको ये वायलेंस नहीं करना है डेफिनेटली, लेकिन वो आपको बीच का रास्ता चुनने की हमेशा बात करता है और इजी एंड प्रैक्टिकल टू फॉलो। इसीलिए बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन बहुत हुआ। तो आपसे जब क्वेश्चन आता है कि जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों इंडिया से निकले, लेकिन बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन होते होते वो कितनी कंट्रीज में फैल चुका है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स है। जैनिज्म इतनी तेजी से नहीं फैला, लोगों ने बुद्धिज्म को फॉलो क्यों किया जब जैनिज्म था तो, या लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को फॉलो क्यों किया जब हिंदुइज्म था तो, संस्कृत जब इतनी एलीट क्लास थी। ये सब कुछ आपको पढ़ना है, सिर्फ रटना नहीं है, ये पढ़ना है, समझना है, और ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको सब्जेक्ट टीचर विल टीच यू इन राइट मैनर। तो मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, बाकी ये राइट जो 5 वोज हैं, व्रत है, ये आपको पता होने चाहिए। देन कौटिल्य अर्थशास्त्र नीति, तो आपको पता है कौटिल्य ने अपना जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसके रिस्पेक्ट में अर्थशास्त्र में बहुत सारी बातें, वेल्थ की, राजा की, मिलिट्री की, इकोनॉमिक्स की, शासन कैसे करना है, वो सब बताई थी, ये सारी बातें उन्होंने बताई थी। अमित्य इसमें जो थे वो सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं। अमित्य क्या है यहाँ पर, अमित्य आप देख लेना एक बार, इनके हिसाब से मिनिस्टर्स है क्या है, लेकिन जनरली जो अमित्य वर्ड यूज होता है वो सिविल सर्वेंट्स के लिए यूज होता है। ये पढ़ाया गया था, ठीक है, जो पढ़ाया गया वो ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ चेक कर लेना इसको। बाकी अमित्य जो वर्ड है कुछ जगहों पर, कुछ शासनों में इसको सिविल सर्वेंट की तरह भी देखा जाता है, आपको जैसे समझाया गया, जैसे पढ़ाया गया देख लेना, ठीक है। दंड जनपद जो चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, ये इन्होंने अपनी जो है बताई हुई है। बाकी उन्होंने करप्शन नेचुरल बताया है, गवर्नमेंट पे करप्शन होगा ही, तो लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेंगे डेफिनेटली, लेकिन उसमें उनकी नीति जो है वो नीति कैसी है, ये नीति यहीं से आती है, साम दाम दंड भेद। ये आपने जरूर एक्रोनिम सुने होंगे। इसमें साम मतलब ये है भाई एजुकेट करो पब्लिक ऑफिसर्स को, लोगों को कि करप्शन नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आपका किस पर है, क्वेश्चन आपका करप्शन पर है, राइट, और करप्शन के क्वेश्चन पर आकर के आप उसमें कौटिल्य को कोट करते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपके लिए हो सकता है कि आप उसको लिखते जाए नॉर्मल जैसे लिखना है, लेकिन लास्ट में पता चले नंबर नहीं मिले, और नंबर मिले क्योंकि आपने किसी एक एस्पेक्ट को, अपने एक एग्जांपल को दूसरी जगह कोट किया। सो ये देखो ध्यान से, दाम इज फॉर इंसेंटिवाइजिंग, हार्ड वर्क आपने किया है, आपको इंसेंटिव मिलना चाहिए दाम, और दंड मतलब आपने गड़बड़ करी है तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, जिससे डेटरेंस क्रिएट होगा। और फाइनली भेद की जो नीति होती है, इसका मतलब आप स्पाइंग कर रहे हो, और स्पाइंग करना भी जरूरी है ताकि लोगों को पकड़ा जा सके। तो इंश्योर दिस कि आप इसे कहीं यूज कर सके। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सिंपल आपको पता है, रामकृष्ण परमहंस जी थे, उन्होंने फॉलो किया। तो कौन सा समाज उन्होंने फॉलो किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, वो तो उनका था अपना, वो कौन सा जो उन्होंने फॉलो किया स्वामी विवेकानंद जी ने, रीड दिस आउट, जरूरी है पढ़ना, जिसने पढ़ा है बढ़िया है, नहीं पढ़ा है लिखो, और सुनो लिखो, सर मत पकड़ो, 2 मिनट लगेंगे लिखने में, फॉलो करने में, गूगल करने में, सर सब बता देंगे यहाँ पर, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जल्दी से देखो इसको, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़िए, रामकृष्ण मिशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो पढ़िए, 5 पॉइंट बनाइए, कॉपी में लिखिए, जितना मैं दे रहा हूँ उसके एक स्टेप आगे जाइए। ओवर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, एक स्टेप आगे जाकर के चीजें करो। अगर कोई टीचर, मेरी बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी भी टीचर की बात हो रही है, 5 चीजें बताते हैं तो आपको घर जाकर 5 का 5 स्क्वायर करना है, ये एबिलिटी आनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, लास्ट में बोलोगे कि सर सिलेबस तो हो गया, पढ़ाता कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये, मैं यहाँ पर आपको इनके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ये दूसरी जगह भी पढ़ेंगे, सब्जेक्ट दूसरा जगह आएगा तो रिपीटेशन होगा चीजों का। एक खास बात यूपीएससी एग्जाम की वो यही है कि जब प्रिपरेशन शुरू करते हो सब नया लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद सब रिपीट होने लगता है, सब घूमने लगता है वापस एक सर्कल में, और जो एक अटेम्प्ट पूरा दिल से दे देते हैं उन्हें पता होता है ये सारा लूप है, एक उसी लूप पे घूमना है, क्योंकि एनवायरमेंट से इकोनॉमी, इकोनॉमी से इंटरनेशनल रिलेशन, अब ये सब लिंक्ड है, ये सर्कल है, क्लियर ना। करेंसी मैनिपुलेशन यहाँ पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाता है उसमें, फिर उसमें बॉर्डर के डिस्प्यूट आ जाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, ये सब जुड़ा हुआ है। और अगर आप ये समझ पाते हैं तो फिर आपका एक क्वेश्चन होता है कहीं का, और उसमें एग्जाम्पल आते हैं अलग अलग कहीं और की, और एथिक्स इन्हें जोड़ देता है। तो टेक्निकली तो देखा जाए तो एथिक्स आप पढ़ो जब सब पढ़ चुके हो, सबसे ज्यादा आसान लगेगा सब्जेक्ट, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत होंगे, सो इट कैन नॉट बी द फर्स्ट सब्जेक्ट। एनीवेज द वर्जन ऑफ वेदांत इज कॉल्ड प्रैक्टिकल वेदांत, इन्होंने उसकी बात करी। आदि शंकराचार्य इनके बारे में पढ़िए, अद्वैत फिलॉसफी इसके बारे में पढ़िए, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, एक लाइन एक वर्ड एक चीज, एटलीस्ट एक चीज इसके बारे में पढ़ लीजिए, ये जरूरी है, ठीक है। बाकी एग्जाम में क्या करना है, ब्रदरहुड के बारे में बात करी इन्होंने एजुकेशन की बात करी, सोशल सर्विस की बात करी, रामकृष्ण मिशन के रिस्पेक्ट में, इनका मिशन जो भी है
उसके 4-5 ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए, रामकृष्ण मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये आपको मिल जाएंगे। देन इंडियन स्पिरिचुअलिज्म प्लस वेस्टर्न मेटेरियलिज्म, इन दोनों को ही कहीं ना कहीं उन्होंने क्या काम किया, क्लब करा और इनको प्लस करके बोलते हैं कि हैप्पियर लाइफ ऑफ द मैन हो पाएगी, अगर ये दोनों को प्लस कर दें, क्योंकि दोनों में ही कुछ अच्छाइयां हैं जिनको निकाल करके हम इसको जोड़ सकते हैं। डन। सो इसमें क्या कहते हैं, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन, जो मुझे बताता है कि वर्ल्ड टॉलरेंट भी है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, बिलीव करना चाहिए इन द यूनिवर्सल टॉलरेशन और एक्सेप्ट करना चाहिए सभी रिलीजन्स को एज ट्रू। तो जब टॉलरेंस पर क्वेश्चन आया, रिलीजन पर क्वेश्चन आया, स्वामी विवेकानंद जी की कोट डायरेक्टली से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन उस पर आया तो स्वामी विवेकानंद जी की कोट से आप आंसर को एंड भी कर सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ ही काम नहीं करेगा, ये आपको काम करेगा ऐसे में भी, ठीक है। मेटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, उनकी सोच क्या है कि वेस्ट अपीयर टू हिम एज अ लैंड ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, लेकिन स्पिरिट जो है सिविलाइजेशन की एसेंशियल है इंडिया के प्रोग्रेस के लिए भी, तो इसलिए उन्होंने दोनों के प्लस होने की बात करी। रिलीजन में उन्होंने ये भी बोल दिया कि डिस्टिंग्विश करना चाहिए इंस्टीट्यूशन रिलीजन और पर्सनल रिलीजन को, ये अलग होना चाहिए। और ट्रू रिलीजन वो है जो इनर कंसाइंस और पर्सनल रिलीजन है, जो इंसान फॉलो करता है, उसकी इनर कॉन्शियस अपने आप में उसके रिलीजन को बताती है कि उसकी चीजें क्या वो फॉलो कर रहा है। यंगर जनरेशन उनका फेथ है मॉडर्न जनरेशन के रिस्पेक्ट में, एंड वर्क आउट टू द होल प्रॉब्लम लाइक लायंस, ऐसा उनकी कोटेशन है। इस कोटेशन पे क्वेश्चन बन जाए तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी रिटन। जरा 5 मिनट में सोच के बताइए मुझे इस कोटेशन से आपको क्या समझ में आया, या कोई एग्जांपल आ रहा है दिमाग में। माय फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, दे विल वर्क आउट द होल प्रॉब्लम लाइक लायंस। इसमें 2 एग्जांपल चाहिए मुझे अब। क्या यूथ के अंदर ये 5 चीजें हैं, 4-5 चीजें। इस चीज को आप इंट्रोडक्शन में लिख करके आंसर बना सकते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन था 2 एग्जांपल चाहिए। अब आप आगे सोचिए ना, अगर इस एग्जांपल का कोट करें भगत सिंह को, तो आप बोलेंगे कि गांधी जी थे, उनकी एक सोच थी, और यंगर जनरेशन में भगत सिंह जो 23 साल की उम्र में इस तरह से मार्टर हुए, तो उनकी एक रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ उसकी वजह से, और वो चेंज लेकर गया। तो ये पास्ट में देखते हैं एग्जांपल। चलो ठीक है, इन्होंने पास्ट बताकर के ही यंगर जनरेशन एग्जांपल दे दिया फ्रीडम स्ट्रगल में, वेरी गुड, एक पॉइंट। ग्रेटा थनबर्ग का एग्जांपल, जहां वो कहती है कि हाउ यू डेयर, कि आप देश के बारे में अपने सोच रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको पूरे वर्ल्ड को सोचना चाहिए, तो आने वाली जनरेशन के बारे में सोचिए, और वो खुद अपने आप में एक ऐसा एक्टिविस्ट बन जाती है जिनकी आवाज पूरे वर्ल्ड तक जाती है। वेरी गुड एग्जांपल, डेफिनेटली। मलाला का एग्जांपल दे सकते हैं, एजुकेशन के, देखो कितने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वो हिस्ट्री का एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एक एग्जांपल आपका एजुकेशन प्रमोट करने के लिए नोबेल पीस प्राइज विनर जो विनर है मलाला, उनका एग्जांपल हो गया। ये सब क्या है, यंग जनरेशन जो प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं लायंस की तरह एज एन इंडिविजुअल। तो क्या ये क्वेश्चन एक रेलेवेंट क्वेश्चन, उसका रेलेवेंट एग्जांपल मिल रहा है आंसर, ये सब कुछ 2-2.5 मिनट में हो जाएगा, और 7 मिनट में आंसर हो जाएगा, और फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे करना है बस एग्जाम में। वेरी गुड। पढ़न इसमें क्या लिखेंगे आप, देखो तो सबसे पहले ऐसे में क्वेश्चन लिखते हुए, आंसर लिखते हुए आप सोचिए प्रॉब्लम क्या है, फिर आप सोचिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और उसमें कोई एग्जांपल, ठीक है। तो जो आपने बताया अभी, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, तो पहले प्रॉब्लम बताओ, ठीक है। मैं एग्जाम में कह रहा हूँ, आप एग्जाम में जब एग्जाम में लिखें तो इंश्योर करना कि अपनी क्लैरिटी रखना, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, क्योंकि होल प्रॉब्लम को लाइन से ट्रीट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंट्रोडक्शन में तो हम प्रॉब्लम लिखेंगे या यंगर जनरेशन की तारीफ करेंगे, जैसे आपने बताया कि हम उनकी क्रिएटिविटी, उनके पैशन, उनकी एनर्जी को यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के, जैसे कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इस वर्ल्ड में जो चल रही हैं, एनवायरमेंट के इशूज है एक एस्पेक्ट, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन का इशू है दूसरा एस्पेक्ट, पॉवर्टी, हंगर, ये जो प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोसाइटी का जो इशूज है एक प्रॉब्लम, इन सबको मिलाकर उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे एग्जांपल, तुम्हारा वाला पॉइंट कंक्लूजन में आ जाएगा। बन गया आंसर, समझ में आया क्वेश्चन कैसे लेने, डिस्कशन हो गया यहाँ पर, चलो आगे चलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के रिस्पेक्ट में ब्लेंडिंग द आइडियाज ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, नेचुरलिस्ट थे, पेंटर थे, फिलोसफर थे, है ना। इन्होंने अपना जो है एक वो एजुकेशन के रिस्पेक्ट में शांति निकेतन भी आपको पता है एक जगह एस्टैब्लिश करी थी पूरी। इसके अलावा जो है माइलस्टोन बाय रिजेक्शन ऑफ द बुक सेंटर एजुकेशन, इनका ही मानना था कि बुकिश लर्निंग नहीं होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए वो क्रिएटिविटी पे होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे होनी चाहिए। तो अब आपका क्वेश्चन आता है कि रोट लर्निंग हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत एक कोर पार्ट बन चुका है, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है एक्सप्लेन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, रोट लर्निंग की वजह से क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी कम हो रही है। किसके एग्जांपल लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। तो बी क्रिएटिव, तो क्रिएटिव स्किल्स आनी चाहिए, प्रैक्टिकल टीचिंग होनी चाहिए, आर्टिफिशियल थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए। फाइन आर्ट्स में उनका बहुत ज्यादा एक इंक्लिनेशन था, पोएट थे, है ना। ये सारी बातें आपको पता ही है। पॉवर्टी को उन्हें दूर करना था, ऐसी सोच थी उनकी, और पेट्रियोटिक वैल्यूज थी उनके अंदर, ये सारी अच्छी बातें। बाकी सेंस ऑफ नेशनल सर्विस होनी चाहिए, पेट्रियोटिक फीलिंग होनी चाहिए, और डेडिकेशन टू द कंट्री भी होना चाहिए, और ये उन्होंने अपनी राइटिंग से भी दिया है, जहां पर हम फिर अपना राष्ट्रगान हम उनसे ही एडवांस लेते हैं। एक और कंट्री है जिन्होंने अपना राष्ट्रगान इनसे ही लिया है, याद रखना, ठीक है। ये हमारा सोनार बांग्ला, ठीक है। अभी तो ये मैच होते तो मैं सुनाई देता होगा, सुना होगा किसी ने। तो ये क्वेश्चन आपका कंट्री की सर्विस, कंट्री की डेडिकेशन, वहां नेशनल फीलिंग, पेट्रियोटिज्म, ऐसे क्वेश्चन में भी आप इस एग्जांपल कोट करेंगे। तो अपने आप में ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस में इन पॉइंट्स को लिखा जा सकता है। अंबेडकर जी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया हुआ है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये वाला तो सीधा से शॉर्ट कल भी डिस्कस किया हमने। बाकी इनके प्रिंसिपल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आर्किटेक्ट है, माना जाता है जस्टिस, एम टू गेट जस्टिस फॉर द लास्ट, द लॉस्ट एंड द लीस्ट। बन गया फ्रेज, कंक्लूजन में लिखा जा सकता है, नहीं डन। कॉर्नर पॉइंट्स हमेशा मेरे पास है, मैं तो क्वेश्चन जब लिखना शुरू करूंगा तो फ्लो में आऊंगा, तो कहां से उठा के चीजें लिखूंगा। ये कैसे आएगी चीज, प्रैक्टिस से आएगी, ये लिखने से ही आएगी। किसी को लगता है कि हमारे अंदर बिल्कुल शक्तियां आ जाएंगी एग्जाम वाले दिन और मैं 6 बॉल 6 छक्के मार दूंगा, ये नहीं होगा। मान लो इस बात को कर सकते हैं अगर अपने घर में, अपने इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी जहां प्रैक्टिस करिए, वो इतनी रिगरस करिए कि बस हाथ चलता है, पता नहीं कैसे। तो 10 बार जब ये एग्जांपल लिख लोगे, यूज कर लोगे, तो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। डन। इक्वालिटी के रिस्पेक्ट में, स्पेड एजुकेशन के रिस्पेक्ट में, कास्ट रिप्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। बाकी इनसे अगर पूछा जाए हुआ शूद्राज, तो आप जल्दी से 2 लाइनें पढ़ लीजिए, कौन है शूद्र इनके लिए। इनका मानना है हिंदू सोशल ऑर्डर क्रिएट किया गया, जिसमें कुछ लोगों को उनके प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में बांट दिया गया, और अब उनको सप्रेस किया जा रहा है, वो है शूद्र। और आज जरूरत है इक्वालिटी की, और इसके लिए जरूरत है कि हम जो है सोशल जस्टिस क्योंकि नहीं हुआ है और कास्ट सिस्टम एक प्रॉब्लम बन चुकी है, इसे टर्न उल्टा करने की, या एटलीस्ट इक्वल करने की, ठीक है। तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये करना बहुत जरूरी है, ये उन्होंने बात बोली। बाकी इकोनॉमिकली उन्होंने ये बोला कि भाई इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन है जो हुआ है, और उसी वजह से उनका जो है आज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट हो, तो वो ऊपर आएंगे। और यही कारण बन जाता है कि हमें क्या देने की जरूरत है आज,
अब कोई अगर आपसे आप अगर इस बात पे लड़ते हैं या कोई आपसे लड़ता है कि रिजर्वेशन तो बहुत ही गलत चीज़ है, ये तो देना ही नहीं चाहिए, तुम्हें भी लग सकता है कि भाई हमारी अपॉर्चुनिटी अब जो है खत्म हो रही है, तो अब ऐसे में अब आपको फॉर में बोलना है रिजर्वेशन सही है, देन यू विल टेक हेल्प फ्रॉम ऑल दीज कोटेशंस, क्योंकि जो इतने सालों से सप्रेस हुआ है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, और रिसोर्सेज देने के लिए जरूरत है कि वो उस पोजीशन पे आए अथॉरिटी में ताकि रिसोर्सेज दे सके, और उसको अथॉरिटी में लाने के लिए उसको थोड़ा सा पुश देना होगा, और वो पुश रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देता है। डन। अब आ जाओ अगेंस्ट में, दोनों ही है ना, पहलू तो अगेंस्ट वाला बोलेगा तो रिसोर्सेज दो ना, पोस्ट क्यों दे रहे हो? तो रिसोर्स कैसे डिफाइन होगा? रिसोर्स इकोनॉमिक रिसोर्स होगा, या वो एजुकेशन में आना, अच्छे स्कूल से कॉलेज से पढ़ना वो एक रिसोर्स है, या वो जॉब देना वो एक रिसोर्स है जिसमें इकोनॉमिक फायदा भी मिलता है और सोशल एक्सेप्टेंस भी मिलती है और प्रेस्टीज भी आती है साथ में। तो कौन सा रिसोर्स को डिफाइन किया जा रहा है? क्या ये रिसोर्स अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ पे देना है या थ्रू आउट दी लाइफ देना है? एक सर्टिफिकेट बनता है तो क्या वो सर्टिफिकेट आप हर जगह यूज कर सकते हैं या वो लाइफ में एक बार यूज कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन पर डिस्कशन फ्यूचर में होना ही है, आज नहीं तो कल, है ना? आज नहीं तो कल का मतलब 50 साल बाद, मे बी 150 ईयर्स बाद, मे बी हम यहाँ हुई नहीं है देखने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चन पे कभी तो क्वेश्चन उठेंगे। फिर रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में ये बोला जाता है कि ये तो लिमिटेड पीरियड के लिए थे, फिर इसे एक्सटेंड क्यों करा जाता है बार बार। और सबसे अच्छा एग्जांपल तो अभी है जहां लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन थे वो हटा दिए गए कि नहीं हटा दिए गए? 75 ईयर्स के बाद, 74 ईयर्स, 73 ईयर्स के बाद हमने उसे हटाया कि नहीं हटाया? क्या वो 50 साल पहले हटा सकते थे? तब शायद मुश्किल होता किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हटाना, ये पॉलिटिकल विल की भी तो जरूरत है यहाँ पर एक मेजर चेंज लाने के लिए, लेकिन जब वो हट सकता है तो कोई और तरीके का रिजर्वेशन भी हट सकता है। लेकिन हम ये क्यों माने कि हटने की बात होगी? हो सकता है नए और तरीके के रिजर्वेशन सामने आ जाए। किसी ने भी सोचा था कि एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला रिजर्वेशन आ जाएगा, और ये तो शायद बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये तो बहुत टाइम के बाद आया, ये तो आजादी होने पर भी शायद 10 सालों में आ जाना चाहिए था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर तो मेजॉरिटी में लोग थे उस समय जब आजादी हुई, कोई इतना मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास वाज मच मोर देन द लाइट। आज के कंपैरिजन में देखें तो जब सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हुआ तो हर तरीके से हुआ है, आप मानते हो, लेकिन वो आया है। अब उस पर भी क्वेश्चनिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं चलो ठीक है, बिल्कुल रोक लगती है, इंप्लीमेंट होता है, फिर रुकता है, फिर इंप्लीमेंट होता है, हो रहा है, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट भी है, इंडियन सोसाइटी हो चाहे इकोनॉमी हो, हर जगह आप लिखोगे इसको, पॉलिटी भी हो। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स नाउ। अब इस एग्जांपल को आप यूज करिए। तो ये वाला एस्पेक्ट है कि हम अभी तक इसको डील नहीं कर पाए, अभी भी ऑफिस में रिजर्वेशन मिलने के बाद भी ग्रुपिंग हो जाती है, एक ग्रुप जो बनता है वो अलग खाना खाता है, दूसरा ग्रुप जो बनता है वो अलग खाना खाता है। मैं नहीं कहता हर ऑफिस में हो रहा है, लेकिन कुछ एक भी ऑफिस में अगर हो रहा है तो हो रहा है, मतलब अभी भी उस ऑफिसर को प्रमोशन मिलता है तो ये मान लिया जाता है कि उसको प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि वो पर्टिकुलर कास्ट का है, जबकि उसकी हो सकता है कि कैपेसिटी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, उसकी काबिलियत बहुत ज्यादा हो, और उसकी काबिलियत की वजह से ना मिलकर के सोशल एक्सेप्टेंस ना हो इस बात की, और ये माना जाए कि उसको फेवर किया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द कास्ट। तो आज दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों, बट ये होना इसलिए चाहिए क्योंकि आप इसको लिखेंगे इतने तरीके से बी आर अम्बेडकर जी का एग्जांपल लेकर के कि आपका पॉइंट वैलिड दिखना चाहिए जब आप फॉर की बात करेंगे। नेगेटिव में मुझे लगता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पूछेगा जब पूछेगा तो, पर आपको वहां पर एक बैलेंस बना करके आंसर देना है। एंड एक प्रॉब्लम जो है जो एग्जिस्ट करती है, ये तो सच है, जिसको आप आगे रखेंगे चाहे पॉजिटिव भी लिखें तो, वो है प्रॉब्लम ऑफ क्रीमी लेयर, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि क्रीमी लेयर को आप वाइप आउट करो इस पर्टिकुलर कास्ट रिजर्वेशन में, जिससे कि उन्हें भी रिजर्वेशन मिल सके जो वर्टिकल लाइन में नीचे है, क्योंकि उन्हीं को रिजर्वेशन बार बार मिल रहा है, जिन जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। एक ग्रुप है जो मल्टीपल टाइम रिजर्वेशन ले रहा है, और एक ग्रुप है जो कहीं भी रिजर्वेशन नहीं ले पा रहा, ना स्कूल में ना जॉब में, और एक है जिसको रिजर्वेशन स्कूल में मिलता है, उसको कॉलेज में मिलता है, उसको जॉब में मिलता है, तो वो मल्टीपल टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है जिसको आप हमेशा जस्टिफाई करेंगे प्लस माइनस। हाँ, मतलब एक बार आप अगर एक पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस ग्रुप में आ गए जहां पर आप इकोनॉमिकली साउंड हो जाते हो, अगर एक स्टूडेंट आईआईटीएन बन जाता है और वो रिजर्वेशन लेकर के आईआईटी इंस्टीट्यूट में गया था, तो अब उसको जॉब में भी रिजर्वेशन मिलेगी। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो दूसरा कैंडिडेट होगा जो आईआईटी में नहीं गया, उसे जॉब में रिजर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि जो आईआईटी में जा चुका है उससे एक्सपेक्टेड है कि आपकी जॉब अब अच्छी लग जाएगी या उसका कॉलेज प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फ्यूचर में जरूर उठेंगे आपको, लेकिन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है बार बार कि गवर्नमेंट ऐसे रूल्स पॉलिसीज लेकर के आए जहां क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को हम एटलीस्ट अप्लाई कर पाए इस रिजर्वेशन से। एंश्योर दिस, ये पेपर 2 में तो पढ़ते ही हो तुम। डन, क्या कह रहे थे? कैटेगराइज, सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। बाकी वल्लभ भाई पटेल जी से हम ये सीखते हैं कि भाई उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग करी ब्यूरोक्रेसी के रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल स्टेट के रिस्पेक्ट में, ये सब आप बातें जानते ही हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा, फाउंडेशन उन्होंने रखी, और फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इंडिया हम मानते हैं उनको। फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टी के रिस्पेक्ट पे जो उनका कहना था, या उनका नेशनलिज्म और की इंडस्ट्रीज को लाना हो, लैंड रिफॉर्म्स हो, ये सारे जो वर्ड्स हैं इन सब वर्ड्स पे क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चंस में से सब जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आ सकते हैं। और हम कोट नहीं करते एग्जाम में, और हम फोकस करते हैं कि मैं कौन सा फिलोसोफर जाकर कोट कर दूं, मतलब डेनियल गोलेमैन लिख दूं, मैं यहाँ पर सॉक्रेटिस लिख दूं। कोशिश करो अपना बिल्कुल अपने जो रियल लाइफ एग्जांपल, कंट्री रेलेवेंट एग्जांपल है वो भी लिखो, दोनों इंपॉर्टेंट है। डन। बाकी राजा राम मोहन राय के रिस्पेक्ट में बता चुका बहुत सी बातें, ये आप जो बातें हैं ये सामने हैं, इस पे कुछ पढ़ाने ऐसा है नहीं। यहाँ पर इनका सती विडो मैरिज, ये सारी बातें हैं, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमनिज्म। तो व्हाट आई शुड डू इज आई थिंक गिव यू द स्लाइड्स बेसिकली एंड देन यू कैन कम प्रिपेयर्ड। इज इट ओके? है ना, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट कि हम इसको सबको डिस्कस करें, एक एक पॉइंट को डिस्कस करने बैठेंगे तो फिर तो अपने आप में पूरे 3 घंटे निकल जाएंगे। पर्पस ये नहीं था आज की क्लास का, ये बेसिक इन्होंने जो बात बोली थी। बाकी ये है कि तीनों में एक बैलेंस एंड चेक्स की और बात होनी चाहिए, तो ये आप यहाँ से कोट करिए। एंड आई थिंक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, इनका एजुकेशन का जेंडर जस्टिस, रिफॉर्मिस्ट, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, एपीजे अब्दुल कलाम जी के रिस्पेक्ट में, इनके बारे में डेफिनेटली बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होकर पढ़ के जाना। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं, डेडिकेशन, एम्पैथी, इंटीग्रिटी, अपने आप में सब टॉपिक्स हैं एथिक्स के, और वहां पर कलाम जी को आप कोट करेंगे। और इसके लिए मैंने क्या काम किया है, मैंने पूरी कोटेशंस दे दी यहाँ पर जो पॉसिबल कोटेशंस हो सकती हैं इनकी, तो एक लिस्ट दे दी है। उस लिस्ट में एक दो क्वेश्चन तो पहले आ भी चुके हैं, सो बी अवेयर। बाकी इनका ये कहना मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज बच्चों को लाइफ में बचपन से ही देनी चाहिए स्कूल की टेक्स्ट बुक में। तो जो वैल्यूज इनकलकेशन वाला पॉइंट था वो स्कूल से, वो एपीजे अब्दुल कलाम जी भी ये बात मानते थे, तो आप कोट कर देंगे वहाँ, ठीक है। बाकी सिखिज्म, सूफिज्म और तुलसीदास जी की रामचरितमानस, वहां से आप जो 2-3 बातें सीखते हैं, ये बातें सूफिज्म आप पढ़ लेंगे, आप जब एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिखिज्म, सूफिज्म, सिखिज्म पढ़ लिया आपने?
गुरु नानक जी का, अच्छा आपने वो पढ़ लिया है जो बीच का जो एक टाइम था भक्ति मूवमेंट वाला जो टाइम था, वो पढ़ लिया है? हाँ, तो ये जो भक्ति मूवमेंट वाला अगर पॉइंट आपने पढ़ लिया है तो फिर आई थिंक आप कैपेसिटी रखेंगे सारी चीजें करने की। भक्ति मूवमेंट से उठा करके एग्जांपल्स आप कोट करेंगे एथिक्स में। डिवोशन की बात करेंगे तो वहां मीराबाई का एग्जांपल भी आता है डिवोशन में, ठीक है। गुरु नानक जी का एग्जांपल आता है वहां पे, और भी तुकाराम दास और जितने भी जो भी आपके और जो भी अपने शंकराचार्य आदिचार्य जो भी है, रामानुजन, ये सब एग्जांपल्स आप अपने कोट करेंगे। तो मैंने इंडियन फिलोसफर्स वाला टॉपिक आज ऑलमोस्ट क्या खत्म ही कर दिया, इसमें कुछ बचा नहीं है, स्लाइड होगा, बाकी 2-3 पॉइंट आप खुद पढ़ लोगे। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। कोई भी अपने अपने बेसिक शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। और इन सभी नामों के ऊपर पहले बात तो प्रीवियस क्वेश्चन बन सकता है, कौन किसका फॉलोअर है, कौन कंटेम्प्रेरी था, कौन कब आया, ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है पास में, जहां मुगल एम्पर और भक्ति मूवमेंट में कौन से सेंट है वो कंटेम्प्रेरी था, ऐसा क्वेश्चन पूछा था एक बार। हर साल नहीं, हर साल तो नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। भक्ति मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विजयनगर एम्पायर भक्ति मूवमेंट, ऐसे टॉपिक हम छोड़ के नहीं जाते फिल्म्स के रिस्पेक्ट में। इंश्योर करिए कि उनके बारे में 3-3, 4-4 बातें, जैसे कि कब बॉर्न हुए, ये इंपॉर्टेंट है, वो किस पर्टिकुलर ग्रुपिंग को बिलोंग करते थे, एक लाइन में उनका ऑब्जेक्टिव और लाइफ में उन्होंने कोई रेडिकल चेंज लाए हो, तो बस वो इतना तो मिनिमम है। अब क्या करेंगे आप, एक नोट्स बनाएंगे अपने, उसमें एक ही पेज पे 10 नाम आ जाएंगे और 12-15 से ज्यादा तो है भी नहीं, या फिर टाइमलाइन के हिसाब से पेज डिवाइड कर लो, पेज को आप कर लो, इस टाइमलाइन पे ये थे गुरु नानक जी और कबीर, क्या ये कंटेम्प्रेरी थे या नहीं थे, ऐसी चीज माइंड में तब क्लियर होगी जब अपने पीस ऑफ पेपर पर जो कंटेम्प्रेरी थे उन्हें आमने सामने लिख लोगे, तो तुम्हारे नोट्स ही वैसे होंगे। तो तुम्हारे जब भी क्वेश्चन आया कंटेम्प्रेरी कौन था कौन नहीं था, क्लियर। और एक टाइमलाइन आपकी मुगल्स की होनी चाहिए जो आपके हाथ में हमेशा होनी चाहिए, एक पेज पर, सिंगल पेज पर मुगल्स का टाइमलाइन, उस टाइमलाइन में आप फिट करते जाएंगे कौन कौन कब था कौन नहीं था। नोट समझ में आ रहा है कैसे बनने हैं? एक आपकी टाइमलाइन बनेगी, उस टाइमलाइन में आप मुगल्स के, एक दिल्ली सल्तनत के जितनी भी सल्तनत है उन सबको आप डिवाइड करेंगे टाइमलाइन में, उसी पेज पर लिखेंगे। इसके बाद कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डायनेस्टी कौन सी आई वो लिखो और आगे बढ़ो, उसमें अलग पेन के लेकर के चाहे 1 2 3 4 कर दो, उसमें अंदर 4 नाम इस तरह से आए उसी डायनेस्टी के अंदर, लोधा आया तो फिर उसमें 2-3 आए अपना, और ये जो 2-3 डायनेस्टी है, सैयद है या जो भी डायनेस्टीज है आप पढ़ते ही हो, ठीक है। तो ऐसे नोट्स बनते हैं। सर ये जो रिलीजियस एग्जांपल हम देते हैं रामायण महाभारत का, तो इससे कितना लिबर्टी होता है, क्योंकि पूरी लिबर्टी है, क्योंकि जो कॉपी करता है मे बी सर पूरी लिबर्टी है। और कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी एथनिक ग्रुप, आप रेलेवेंस रखता है कोट करना। इंपॉर्टेंट बस ये है कि कितना रेलेवेंट है आपके उस क्वेश्चन से। कल ही डिस्कस कर रहे थे मैं, जब बोडोलैंड के एथनिसिटी पर आप कोट कर सकते हैं, ऑटोनोमस काउंसिल मिला, कल ही डिस्कस हुआ, शायद क्लास में नहीं थे। ये चीजें बिल्कुल रेलेवेंस रखते हैं, आप लिख सकते हैं। सेकुलर अप्रोच होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। बायस हो जाओगे तो फिर आंसर ही नहीं लिख पाओगे प्रॉपर, अच्छा आंसर कैसे लिख पाओगे। जाने से पहले 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट्स, आई लीव यू एट 45। एक पावर होती है जिसे आप सब जानते हैं, विल पावर। विल पावर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तुम सब में है, सब में है, सब में है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। मैं आज मूवी नहीं जाऊँगा, आज मैं पढ़ाई करूँगा, विल पावर है। मैं कल भी मूवी नहीं जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा, विल पावर है। मैं पूरे हफ्ते नहीं जाऊँगा और पढ़ाई करूँगा, विल पावर है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक कोई मूवी नहीं जाऊँगा और पढ़ूंगा, ये भी विल पावर है। और ये वैरी करती है पर्सन टू पर्सन। और ये विल पावर जब टूटती है तब दुख कितना होता है। मैंने कहा था ना एक हफ्ते पिक्चर नहीं देखनी है, हो आज निकल गया सब है, अब रोलो आगे नंबर कल। विल पावर टूटेगी या नहीं टूटेगी, टूटेगी तो पक्का, कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। आज ही रिलेटिव्स को आना था, एक तो हो गया संजोग, भैया मुझे मेरे हाथ में नहीं आ रहा क्या करूँ, एक हो गया जब 4 लोगों ने बोला तो मैंने प्लान कर लिया, ठीक है भाई कल देखेंगे। तो दूसरी अप्रोच है ठीक है ना क्या कल देखेंगे, ये भी सही है, भाड़ में जा विल पावर, अभी मजा आ रहा है, चलने तो जिंदगी चल रही है। वो तो बाद में एग्जाम का रिजल्ट आता है तब पता लगता है गड़बड़ हो गई, लेकिन वहाँ भी बहुत अगर आप लेजी लैड हो तो क्या फर्क पड़ता है, ना पहले निकला चल रही जिंदगी, नो प्रॉब्लम। वो कैंडिडेट से तो बात भी नहीं कर रहा अभी, आप अच्छा जी रहे हो, आपको मेरी जरूरत नहीं है, यू आर डूइंग फाइन। सो उससे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, कुछ पूछे थे। देखो ऐसा है कि अभी डेफिनेटली आत्मबल ठीक है, लेकिन हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं इट इज नॉट रिलेटेड टू एथिक्स। मैं सिर्फ जो बातें कर रहा हूँ अभी ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। 45 मुझे छोड़ना है आप लोगों को, 2 मिनट और दीजिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है विल पावर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी विल पावर समझ में आ रहा है, विल क्या है आपकी काफी है, मैं सक्सेसफुल होगा ये समझ में आ रहा है, इसका हिंदी क्या है उर्दू क्या है डजंट मैटर एनीमोर। व्हाट मैटर्स इज कि विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए और आपके अंदर होती है, और वो टूटती है तब दुख होता है, ये समझ में आया। टूटेगी पक्का है, और जितना जिस चीज को रोकोगे वो तुम्हारे सर पे उतना चढ़ेगी, ये भी पक्का है। जितना रोको अपने आपको इस दोस्त से नहीं मिलना, इसका तो फोन उठा, इसका फोन उठाने का मतलब 1 घंटा गया, लेकिन आज नहीं तो 8 बजे नहीं तो 10 बजे, 10 बजे नहीं तो 12 बजे, और 2 बजे रात को मिला तो कल का दिन गया। ये होना ही होना है, इसलिए मैं तुम्हें एक और पावर दे रहा हूँ आज। आई एम हियर टू गिव यू अनदर पावर एंड दैट पावर इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द विल पावर। क्योंकि तुम अगर जब गड़बड़ करते हो और गड़बड़ करने के बाद वो विल पावर टूटती है तो तुम अपनी गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हो, और फिर तुम नया प्लान बनाते हो, और फिर तुम उससे वो टूटता है, और फिर तुम और गिल्टी होते हो, और तुम इस बोझ के तले दबे हुए हो। तो ना तो एग्जाम निकल रहा है ना जिंदगी में तरक्की हो रही है, और 2-4 जब आगे निकलते तो और गुस्सा आता है, तुम क्या कर रहे हो यार। मैं तो दे रहा हूँ दूसरी पावर, आज से तुम उसके बारे में बात करो, एंड दैट पावर इज वाई पावर। समझ में आया? आज अपने घर जाकर के अगर कर सको तो इसमें बड़ा लिख दो वाई। इट इज नॉट एनीमोर कि मैं मूवी जाऊंगा नहीं जाऊंगा, इट द क्वेश्चन इज इररिलेवेंट। आज से तो आपको बोलो दोस्त से मिलना पड़ना इररिलेवेंट। इंपॉर्टेंट आपसे एक ही चीज है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, वाई। मैं यहाँ अपनी लाइफ में यहाँ तक आया हूँ, उसका रीजन होगा ना। अगर वो रीजनिंग